हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग निगमी लेखांकन की यूनिट सेकंड, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो यह एक न्यूमेरिकल टॉपिक है। हम इसकी थोड़ी बेसिक थ्योरी समझ लें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ख्याति क्या होती है। तो ख्याति एक अदृश्य संपत्ति है, अमूर्त संपत्ति है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताती हूं कि एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है, उसने विज्ञापन के लिए मिस्टर राम को जो है अप्रोच किया, पूछा, और एक उन्होंने अमिताभ बच्चन को जो है अप्रोच किया। विज्ञापन कंपनी को विज्ञापन करवाना है, सेम एक्ट है, जो भी एक्शन करनी है सेम है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्टर राम से जब ऑफर किया गया होगा तो कितनी प्राइस बोली गई होगी कि आपको विज्ञापन करने के इतने रुपए मिलेंगे, और अमिताभ बच्चन से यदि कहा गया होगा कि आपको ये विज्ञापन करना है तो इतने रुपए मिलेंगे। सोच पाए आप डिफरेंस? मतलब यदि हम इमेजिन करें मिस्टर राम जो है उनको 10,000 रुपए ऑफर किए गए होंगे और अमिताभ बच्चन को जो है हो सकता है 10 लाख रुपए, हम सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं, 10 लाख रुपए करना सेम एक्शन है। 2 सेकंड का या 10 मिनट का या 5 मिनट का या 2 मिनट का विज्ञापन है। उस विज्ञापन के लिए 2 अलग अलग व्यक्तियों को अप्रोच किया गया। अब इसको दिए जा रहे हैं 10,000 रुपए ऑफर किए गए, और वही एक्ट जो है किसी फेमस पर्सनालिटी से करवाया जाता है तो ऑफर किए जाते हैं ज्यादा रुपए। तो ये डिफरेंस क्यों, जबकि दोनों को जो है 2 मिनट का ही एक्ट करना है? तो स्टूडेंट, ये जो डिफरेंस है, ये जो अंतर है कि हम सेम एक्शन के लिए मिस्टर अमिताभ बच्चन को जो है ज्यादा पेमेंट करेंगे, तो ये जो डिफरेंस का फिगर है यही कहलाती है ख्याति। अमिताभ बच्चन को हम ज्यादा पैसे इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी गुडविल है। वो यदि एड एड में आ जाते हैं तो प्रोडक्ट के बिकने की ज्यादा संभावना हो जाती है, वो विज्ञापन जो है ज्यादा लोगों के द्वारा देखे जाने की संभावना होती है। तो ये ख्याति का एग्जाम्पल समझ में आया आपको कि क्या डिफरेंस है? तो स्टूडेंट, ख्याति मीन्स क्या हो गया? अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। मिस्टर अमिताभ बच्चन की ब्रांड बन चुकी है, उनकी पॉपुलैरिटी हो गई है, ख्याति है, तो वह अपनी सामान्य स्थितियों में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता रखते हैं, और उस क्षमता के बदले में जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया जाता है, अतिरिक्त भुगतान जो किया जाता है, वह ख्याति होती है। आया आपको समझ में? तो ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, अदृश्य संपत्ति है, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन इसे समझा जा सकता है, और अकाउंट के नजरिए से हम देखें तो इसका लेखांकन भी किया जाता है। और यह जो है किसी भी व्यक्ति, ये मैंने व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया, किसी संस्था, किसी प्लेस, जगह की कमाई हुई संपत्ति होती है जो सामान्य परिस्थितियों में अतिरिक्त लाभ कमाने की फैसिलिटी देती है। क्लियर? आपको समझ में आया? ये है। अब ख्याति जो है, यदि आपको लिखने के लिए आती है कि ख्याति की आदर्श परिभाषा दीजिए, तो ख्याति के बारे में आप इसी प्रकार से लिखेंगे कि ख्याति किसी भी व्यक्ति की सामान्य परिस्थितियों में अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है, जो कि अदृश्य और अमूर्त होती है, जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन इसे समझा जा सकता है, और इसका मूल्यांकन कर इसे लेखांकन में शामिल किया जाता है। ये क्लियर? अब स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे ख्याति का मूल्यांकन। कब ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है? तो जब भी कोई व्यापारी या बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेस को क्रय करता है, खरीदता है, जो पहले से रन हो रहा है, तो
उस कंडीशन में ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि ख्याति का मूल्यांकन कैसे प्रदर्शित होता है, तो मान लीजिए एक कंपनी है एक्स, वह एक बिजनेस खरीद रही है वाई का। अब वाई की जो संपत्तियां हैं उसका मूल्य मिलाकर, मतलब संपत्तियां मतलब समझते हैं भवन, भूमि और इसके अलावा मशीनें, स्टॉक, देनदार, ये सब संपत्ति पक्ष में हम लिखते हैं चिट्ठे में। इन सब का टोटल मिलाकर मान लीजिए 2 लाख रुपए हो रहा है। इसमें से वाई कंपनी के दायित्व जो है वह 80,000 रुपए घटा दिए तो कितने की हो रही है, 1,20,000 रुपए। लेकिन मिस्टर एक्स जो है बिजनेस को खरीदने के लिए मान लीजिए 2.5 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर रहे हैं। देखिए संपत्तियां इतने की थी वाई की और दायित्व इसमें से घटा दिए तो नेट जो पेमेंट बन रहा है 1,20,000 का है। लेकिन मिस्टर एक्स जो है 1.5 लाख रुपए का यदि भुगतान कर रहे हैं तो ये जो 30,000 रुपए का डिफरेंस है, 30,000 का जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहेंगे, ख्याति। जो 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं यहाँ पर, वो एक्स के द्वारा किस चीज के लिए दिए जा रहे हैं, ख्याति के अतिरिक्त लाभ कमाने के जो है 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ख्याति का मूल्यांकन जो है किसी भी व्यवसाय को क्रय करते समय, क्योंकि हमने देखा कि लेखांकन में इसे शामिल किया जाता है, लेकिन लेखांकन में इसे शामिल करने के लिए इसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है। तो मूल्यांकन किस आधार पर होता है, इस तरीके से इसका मूल्यांकन जो है किया जाता है। क्लियर ये चीज। और यदि हम अमिताभ बच्चन और 10,000 की यदि विज्ञापन के संबंध में ख्याति का मूल्यांकन करें तो यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 10,000 रुपए और 10 लाख रुपए, तो 9 लाख कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 9,90,000 रुपए जो है वह क्या होगा यहाँ पे, ख्याति का मूल्यांकन। तो डिफरेंस की जो राशि है वह ख्याति का मूल्यांकन होगा। तो ये होता है ख्याति का मूल्यांकन। अब ख्याति के मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले तत्व या घटक, आंतरिक घटक और बाह्य घटक। अब हम ख्याति का वैल्यूशन कर रहे हैं, कितना ख्याति होगी, कितनी राशि होगी, तो उसको प्रभावित करने वाले घटक, पहला है लाभ। आंतरिक घटक मतलब संस्था के अंदर के कौन कौन से घटक होते हैं, और ये हैं बाह्य घटक। हम यहाँ संस्था की ख्याति की बात कर रहे हैं। तो पहला है लाभ। नेचुरली जिस संस्था का लाभ अधिक होगा उसकी ख्याति अधिक होगी। फिर पूंजी का प्रयोग, जिस संस्था में पूंजी का प्रयोग सीमित साधनों के अंदर बेहतर तरीके से किया जाएगा तो वहां लाभ ज्यादा होगा, और लाभ ज्यादा होगा तो ख्याति ज्यादा होगी। फिर पेटेंट ट्रेडमार्क का प्रयोग, डेफिनेटली आज हम जो भी वस्तु उपभोग करने जाते हैं हम ब्रांड देखते हैं। हम बाटा के शूज जो है वो यूज करते हैं, हम पियर्स का साबुन यूज करते हैं, हम कपड़े जो हैं या गाड़ी हम खरीदने जा रहे हैं तो हम ब्रांड नेम देखते हैं। हमारी एक चॉइस पर्टिकुलर उस ब्रांड के लिए बन जाती है। फिर वो प्राइस में जो है 10 रुपए ले या 100 रुपए ले, तो ब्रांड और ट्रेडमार्क, पेटेंट और ट्रेडमार्क जो है उसका उपयोग जो कंपनी कर रही है उसकी ख्याति बहुत अधिक होती है। फिर प्रबंध पर किया गया व्यय, कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट या कोई भी बिजनेस में पैसा तभी लगाता है जब वहां का मैनेजमेंट बहुत सिस्टमेटिक हो, जो भी कंप्लेंट्स आ रही है उसका निराकरण हो रहा है, सही समय पर माल की डिलीवरी मिल रही है, सही समय पर जो है माल मिल रहा है, तो नेचुरली उसकी गुडविल जो है बिजनेस में ज्यादा अच्छी बन जाती है। तो प्रबंध पर जितना ज्यादा व्यय किया जाता है, जितना व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, उस फर्म की गुडविल जो है ज्यादा अच्छी होती है। स्थान विशेष, कुछ गुडविल ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर प्लेस से जुड़ी होती हैं, जैसे बनारस की साड़ियां फेमस है, नागपुर के संतरे फेमस है, ये जगह के कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो पर्टिकुलर जगह के कारण जो है हम उसका ज्यादा पैसा भी देना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जगह की फेमस, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां की लोकल डिश या वहां से हम कुछ परचेज करके लाते हैं, हमारा क्या उद्देश्य होता है कि वो चीज वहां पर पॉपुलर है, ख्याति है उसकी वहां पर। तो हम ये होती है स्थान विशेष के कारण भी जो है
ख्याति का मूल्य जो है वह प्रभावित होता है। बाह्य घटक एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हैं? तो इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, ग्राहकों की रुचि जिस संस्था में जिस प्रोडक्ट में ज्यादा होगी उसकी गुडविल अपने आप बढ़ जाएगी। कॉम्पिटिटर, कंपटीशन, यदि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, हेल्दी कंपटीशन है संस्था के बीच में, तो नेचुरली उस हेल्दी एनवायरनमेंट में संस्था की जो है गुडविल ज्यादा अच्छी होगी। साख मिलना, साख मतलब ऋण की सुविधा, तो जिस संस्था को ऋण आसानी से मिल जाता है और कहीं से भी मिल जाता है, बैंक से चाहे तो किसी व्यक्ति से, इट मीन्स उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो बैंक से यदि ऋण प्राप्त करने की उसकी सुविधा अवेलेबल है, बैंक उसकी गारंटी लेने को तैयार है, तो उस फर्म की, उस संस्था की गुडविल बहुत अच्छी होती है। फिर अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, यदि उसने अभी रिसेंट में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, फॉरेन की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, या उसके एड में अमिताभ बच्चन या सचिन तेंदुलकर या इस टाइप की फेमस पर्सनालिटी आ रही है, तो डेफिनेटली इस प्रकार के अनुबंध जो हैं उसकी गुडविल को बढ़ाएंगे। फिर राजनीतिक संरक्षण, पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है, राजनीतिक लोग यदि किसी संस्था से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली उसकी गुडविल जो है वह ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन जो है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे ख्याति का स्वभाव। ये आईएमपी क्वेश्चन है, यदि थ्योरी में आपको शॉर्ट आंसर में आ सकता है। तो ख्याति का नेचर किस प्रकार का होता है? जैसे अभी हमने अमिताभ बच्चन की जो है गुडविल देखी, वो किस प्रकार के नेचर की है। तो एक होता है स्टूडेंट बिल्ली के स्वभाव की, एक होती है कुत्ते के स्वभाव की, और एक होती है चूहे के स्वभाव की। तो हम यहाँ नेचर की बात कर रहे हैं। तो बिल्ली का क्या स्वभाव होता है? बिल्ली जो है अपनी जगह कभी नहीं छोड़ती है, वह प्लेस मतलब अपनी जगह को ज्यादा इंपॉर्टेंट देती है, फिर मालिक कोई भी आ जाए। तो इस तरह की गुडविल की वैल्यू सबसे अधिक होती है, ये सबसे मूल्यवान होती है। ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है। तो बिल्ली के स्वभाव की जो ख्याति होती है, इसका मूल्य सबसे अधिक होता है, क्योंकि वह जगह कभी खत्म नहीं होती है, मालिक बदल। जैसे बनारस की साड़ियां, तो बनारस में दुकानें चेंज हो गई होंगी, कुछ दुकानें बंद हो गई होंगी, नई खुल गई होंगी, मालिक कहीं और चले गए होंगे, मालिक की जो है जनरेशन चेंज होती गई होगी, लेकिन फिर भी यदि हम बनारस जाएंगे तो बनारस की साड़ियां जरूर खरीद के लाएंगे। तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति जो है वह स्थायी प्रकृति की होती है, जिस पर किसी भी व्यक्ति विशेष के आने और जाने से प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यू रखती है, मूल्य रखती है। ठीक है, बनारस की साड़ियां हो गई, आगरा के संतरे हो गए, और जो प्लेस से संबंधित है महेश्वर की साड़ियां हो गई जो कि फेमस है, कश्मीर की शॉल जो है खरीद कर लाते हैं। तो ये जो है स्थान विशेष पे होती है। फिर हम बात करें कुत्ते के स्वभाव का, तो डॉग का क्या नेचर होता है? कुत्ते का स्वभाव होता है मालिक के प्रति वफादारी, मतलब ये जो है वह व्यक्ति विशेष होती है। अमिताभ बच्चन की जो ख्याति है वह व्यक्ति विशेष में कुत्ते के स्वभाव वाली है। यह जो ख्याति है वह व्यक्ति विशेष पर डिपेंड करती है, मतलब जिस प्रकार कुत्ते का जो स्वभाव होता है कि वह मालिक के प्रति वफादार होता है, मालिक जहां पे जाता है वहां पर कुत्ता भी जाता है, तो इसी प्रकार के स्वभाव वाली यह ख्याति होती है। तो यह जो है व्यक्ति विशेष या उसके व्यवहार से जुड़ी होती है। तो इस प्रकार की ख्याति का मूल्य जो है वह इससे कम होता है। क्योंकि हम बात करें जैसे अमिताभ बच्चन की, तो अमिताभ बच्चन की ख्याति जो है अमिताभ बच्चन की ही रहेगी, लेकिन ये कहीं भी चले जाए फिक्स रहेगी, बट ये किसी भी और व्यक्ति को इसका फायदा बहुत कम मिलेगा। तो यह होती है कुत्ते के स्वभाव वाली। फिर चूहे के स्वभाव की ख्याति, चूहे का स्वभाव अस्थिरता का होता है, वह निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति विशेष कहीं से भी उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो इस प्रकार के स्वभाव की ख्याति भी जो है एक पर्टिकुलर स्थान विशेष या व्यक्ति विशेष से जुड़ी हुई नहीं रहती है। यह जो है कभी प्रोडक्ट के ऊपर, उत्पाद के ऊपर, कभी जो है व्यक्ति विशेष के व्यवहार के ऊपर अलग अलग कारणों से प्रभावित होती है। तो स्टूडेंट ये है हमारी ख्याति का स्वभाव। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, यदि आपको न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो जरूर अटेम्प्ट करिए। और ये 4 मेथड्स हैं और बहुत इजी मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औसत लाभ विधि की, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसकी 2 पैटर्न होते हैं, सामान्य या भारित, नॉर्मल और वेटेड एवरेज।
तो पहले हम एक एक मेथड को पॉइंट वाइज समझ लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे समझने के लिए। तो स्टूडेंट इसकी मेथड्स आप चाहो तो नोट करते चलो। सबसे पहले हम देख रहे हैं औसत लाभ विधि, औसत लाभ विधि, और इसमें हम देख रहे हैं सामान्य, ठीक है। और इसी में साइड में हम देखेंगे भारित, वेटेड। सबसे पहले औसत लाभ विधि के अंतर्गत आपको क्वेश्चन में लाभ दिए रहेंगे। हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि आपको 5 वर्ष के लाभ क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो प्रॉफिट लाभ दिया हुआ है, यहां भी प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। तो पहली स्टेप स्टूडेंट होगी हमारी, जो लाभ हमें दिया हुआ है वो लाभ हमें लिखना है, ठीक है, पहली स्टेप। इसके बाद जो है इसमें यदि आपको प्रश्न में समायोजन दिए हैं, एडजस्टमेंट दिए हैं, तो एडजस्टमेंट में हमें ध्यान रखना है कि असामान्य लाभ वो क्या करना है, हमें घटाना है। लॉजिक भी बताती हूं क्यों। असामान्य हानि वो हमें जोड़ना है, ठीक है। और सामान्य व्यय, सामान्य है, नॉर्मल वाले हैं, घटाना है। और सामान्य यदि आय है तो उसे जोड़ना है। अब इसके लॉजिक्स में आपको बताती हूं। हम यहां पर किसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ख्याति की, मतलब फर्म की गुडविल कितनी है, क्योंकि हमें बिजनेस जो है बेचना है। तो फर्म की गुडविल कितनी है, तो ये है औसत लाभ विधि। एवरेज समझते हैं, हम किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं कि जो टोटल संख्या रहती है उसको उसी नंबर से डिवाइड करना। अब यहां पर जब हम बात कर रहे हैं लाभ, तो गुडविल की कैलकुलेशन में हम जो लेंगे वह सामान्य लाभ लेंगे, नॉर्मल कंडीशन में कमाया हुआ लाभ। और ये जो क्वेश्चन में दिया रहता है ये आपको बैलेंस शीट का चिट्ठे का प्रॉफिट दिया रहता है। तो बैलेंस शीट जब बनाई जाती है उसमें सारे प्रकार के लाभ जो है वह ऐड किए जाते हैं, और हानि में भी सभी प्रकार की हानियां जो है वह एडजस्ट की जाती हैं। लेकिन जब हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें असामान्य हानि और असामान्य जो लाभ है, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, इस प्रकार के खर्चों को हटा देना है। मतलब यदि उसको घटाया होगा उन्होंने चिट्ठा बनाते समय, तो यहां पर इसी लॉजिक से असामान्य हानि मतलब जैसे कि आग से हानि। अब आग से हानि आपको मान लीजिए 3rd ईयर में हुई है, हर बार होगी क्या, ये असामान्य हानि हो गई। ऐसे विनियोगों से लाभ या संपत्ति को बेचने से लाभ, तो संपत्ति आप हर साल बेचेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। तो स्टूडेंट इसी रीजन से असामान्य लाभ हो तो उसे घटा देना है, क्योंकि वह सामान्य नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। ऐसी असामान्य हानि यदि है तो उसे हमें जोड़ देना है। सामान्य व्यय कुछ लिखने से रह गए हैं, प्रश्न में ऐसा लिखा हुआ है, जनरली इसमें एक एडजस्टमेंट रहता है प्रबंधकीय पारिश्रमिक का, तो वह हमें घटाना है। और सामान्य आय जो है यदि कोई रह गई है तो उसे हमें एड ऑन करना है। तो पहली स्टेप में हमें 5 साल के प्रॉफिट हमने ले लिए, फिर ये प्रॉफिट ले लिए जिस ईयर में जो जानकारी दी हो। मतलब यदि मान ली लिखा है कि तीसरे साल में असामान्य हानि थी, तो उसी ईयर में हम उसको प्लस माइनस कर देंगे। तो जो भी समायोजन है उसको हम प्लस माइनस करके यहां पर निकालेंगे समायोजित लाभ। क्लियर। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूँ, 2nd ईयर में 20,000 रुपए का लाभ दिया और एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि द्वितीय वर्ष में या 2nd ईयर में 2,000 रुपए पूंजी से आग से हानि हुई। अब 2nd ईयर में लिखा है तो हमें फर्स्ट, 3rd, 4th, 5th में नहीं करना है, केवल 2nd ईयर में क्या लिख रहा है, 2,000 रुपए आग से हानि हुई। तो आग से हानि हुई कौन सी, असामान्य हानि हुई है, तो हम इसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 2,000 रुपए। तो हमारा इस साल का लाभ कितना आएगा, 22,000 रुपए। पहले साल में कोई समायोजन नहीं दिया है तो एज इट इज प्रॉफिट आप ले लेंगे, तीसरे साल में कुछ नहीं दिया है तो ले लेंगे। क्लियर। ये आपको एडजस्टमेंट वाली चीजें दी हैं, तब आपको ध्यान रखना है। ये चीज समझ में आई। ये 4 नियम जो है अच्छे से याद रखना।
असामान्य लाभ, उल्टा असामान्य लाभ है, कभी कभी होता है तो उसे घटा देना है, और सामान्य इनकम है तो उसको जोड़ देना है। ठीक है, समायोजित का जो है हम कुल लगा लेंगे, टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पे टोटल निकाला हमने, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रही हूं, अभी वेटेड हटा देती हूँ, औसत लाभ निकालेंगे। औसत लाभ कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, कुल लाभ जो हमारा आया है, कुल समायोजित लाभ, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, और अपॉन में हमें करना है वर्षों की संख्या, नंबर ऑफ ईयर्स। आपने जितने साल का प्रॉफिट लिया है उससे डिवाइड करना है, और ऊपर क्या लेना है, ये जो हम प्लस माइनस करके जो प्रॉफिट लाएंगे वो लेना है। क्लियर, हम एग्जाम्पल करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये औसत लाभ आ गया आपका। फिर हम ख्याति निकालेंगे। तो ख्याति का क्या फॉर्मूला है, औसत लाभ इनटू क्रय वर्ष। ये क्रय वर्ष हमें प्रश्न में दिए रहेंगे कि आपको कितने क्रय वर्ष लेना है, और औसत लाभ मतलब ये जो हम निकालेंगे वो, उसमें आपको क्रय वर्ष का गुणा कर देना है। तो हमारी ये जो पहली वाली है स्टेप, सामान्य वाली ख्याति की विधि से आ जाएगा। ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट आपको, क्लियर एकदम कि पहली स्टेप में हमें लाभ दिए रहेंगे प्रश्न में, किसी ईयर में हानि दी है तो हम उसको ले लेंगे, टोटल जब करेंगे तो उसको घटा देंगे। यदि हमको प्रश्न में समायोजन दिए हुए हैं कि इस साल में यह असाधारण लाभ हुआ, इस साल में असाधारण हानि हुई, तो उसका हम समायोजन कर लेंगे, टोटल लगा लेंगे, उसके बाद जितने भी साल का प्रॉफिट आपने लिया है उससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, और लास्ट में ख्याति मतलब मेन जो आंसर हमें चाहिए है उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रय वर्ष का परचेसिंग ईयर जो है हमें दिया रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्लियर, ये कौन सी मेथड हुई, सामान्य। अब इसी में हम देखेंगे भारित, वेटेड में क्या अंतर आता है स्टूडेंट। तो वेटेड में जो चेंज आएगा वहां पे क्या चेंज आएगा, ये वाली स्टेप आपकी ये जो हो गई यहां तक की, ठीक है, इसी का प्रकार है, तो यहां तक के स्टेप सेम करना है, समायोजित लाभ तक आप स्टेप सेम करेंगे। यहां पर आप भार, एक कॉलम और बनेगा भार का, वेट का, जो कि आपको दिया रहेगा प्रश्न में, और उसका जो है समायोजित लाभ में गुणा करके भारित लाभ निकालेंगे, वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, किसमें, इसमें गुणा करके, ठीक है, इसका टोटल लगाएंगे, कुल भारित लाभ। ठीक है, क्या चेंज हुआ हमारा, हमने जो समायोजित लाभ लिया था उसमें भार का मल्टीप्लिकेशन करके भारित लाभ ले लिए, और बाद की स्टेप वही है, कुल समायोजित भारित लाभ, और अपॉन में वर्षों की संख्या नहीं आएगा, कुल भार, इस वाले कॉलम का टोटल आएगा, कुल भार कितना है वो। ठीक है, तो हमारा जो है भारित औसत लाभ आ जाएगा, और लास्ट में वही करना है, भारित औसत लाभ को मल्टीप्लाई करना है आपको क्रय वर्ष से। तो ये होती है आपकी भारित औसत लाभ विधि। ये समझ में आया आपको। अब जो है हम अगली मेथड पे जाने से पहले इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है हमारे उदाहरण। पहला उदाहरण हमने लिया है, पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 4 वर्षों के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के लाभ 40,000, 50,000, 60,000 रुपए, 50,000 रुपए तथा 60,000 रुपए थे। क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो गया। तो हमारी कौन सी मेथड, हमें देखिए भार नहीं दिया है तो सिंपल सी मेथड है, सामान्य औसत लाभ विधि जो है हम कर रहे हैं, सामान्य औसत लाभ विधि। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है, शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम कुल लाभ निकाल लेंगे। तो कुल लाभ के लिए हमें 5 वर्षों का लाभ दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। कितना दिया है, 40,000, 50,000, 60,000, फिर 50,000 और फिर 60,000। ये 5 वर्षों का लाभ आप हमेशा एक के नीचे एक ही लिखें।
फिर इसका हम क्या, और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है हमें, सवाल यहीं तक है, सिंपल है। तो पहले हम निकाल लेंगे कुल लाभ। तो कुल लाभ हम निकालेंगे मतलब इसका टोटल। तो इसका टोटल जब हम करेंगे 2,60,000 रुपए, ये हमारा कुल लाभ आ गया। ठीक है, अब जो है हम औसत लाभ निकालेंगे। तो औसत लाभ के लिए स्टूडेंट कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ हमारा कितना है, चाहो तो फॉर्मूला हमारे समझने के लिए हम लिख ले, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो कुल लाभ हमारा कितना है, 2,60,000 आया। और नंबर ऑफ ईयर्स, कितने वर्ष का लाभ लिया हमने, 5। तो ये हमारा औसत लाभ आ गया 52,000 रुपए। ये चीज क्लियर। अब मेन हमारा आंसर आएगा ख्याति। ख्याति का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। तो औसत लाभ हमने निकाला कितना, 52,000 रुपए। और क्रय वर्ष, तो यहां देखिए क्रय वर्ष आपको दिया हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा दिया रहेगा 4 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर। इट मीन्स हमें 4 का गुणा करना है। ठीक है, 5 वर्षों का औसत लाभ के आधार पर 4 वर्षों के क्रय मूल्य पर। तो 5 वर्षों का औसत लाभ हमने ले लिया और 4 वर्षों के क्रय मूल्य, इसको हम गुणा कर लेंगे तो यह आ जाएगा 2,08,000 रुपए। हमारी क्या आ गया आंसर, ख्याति। सिंपल वाला एकदम क्वेश्चन। ये चीज क्लियर। इसी में थोड़ा सा चेंज किया हमने, देखिए अगले में पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर, 5 वर्ष के औसत लाभ है, 2 वर्षों के क्रय पर, ये हमारे क्रय वर्ष है जो हमें बाद में लास्ट में गुणा करने के लिए लगते हैं। ख्याति की गणना कीजिए। पिछले 3 वर्षों के लाभ 7,000, 15,000 और 25,000 है तथा 2 वर्षों की हानियां हैं 3,000 और 4,000। क्या चेंज आएगा वो देख लें। तो पहली स्टेप तो हमारी क्या रहेगी, कुल लाभ। एक के नीचे एक लिखना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला है आपका 7,000, 15,000 और 25,000। ठीक है ना। और 2 जो है वो हानियां हैं, ये ध्यान रखना है। तो हानि है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अब जब हम कुल लाभ निकालेंगे, आप मिस्टेक ना कर दो इसलिए मैंने ये सिंपल सा लिया है। आप क्या करेंगे, पहले इन तीनों को जोड़ लेंगे, ये दोनों माइनस हैं तो पहले इन तीनों को हम जोड़ेंगे। तो 25, 15, 40, 47, ये 47,000 आ रहा है और इसमें से हम घटा देंगे ये माइनस के 7,000। तो हमारा कुल लाभ कितना आएगा स्टूडेंट, 40,000। ये ध्यान रखना है। यदि किसी भी वर्ष में हानि दी है तो हमें उसे टोटल नहीं करना, उसको घटाना है। प्लस का टोटल करके उसमें से हानि हमको घटानी है। तो हमारा कुल लाभ कितना आया, 40,000। अब हम औसत लाभ निकाल लेंगे। तो कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या, तो 5 ही है। ये हमारा औसत लाभ कितना आ गया, 8,000। ख्याति, ख्याति का फॉर्मूला है औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। तो औसत लाभ हमारे कितना आया, 8,000। क्रय वर्ष 2 वर्ष के क्रय पर, क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा आपको। तो हमारी ख्याति आ गई 16,000 रुपए। ये सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे समायोजित वाले जो है, जिसमें असाधारण आय और असाधारण हानि वगैरह दी है, तो हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। उसी के साथ में हम देखेंगे वेटेड एवरेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे समायोजन यदि दिए हों तो हम जो सामान्य औसत लाभ विधि है या भारित औसत लाभ विधि है उसको कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ ले पहले हम। 1 जनवरी 2011 के प्रभाव से ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का व्यापार क्रय किया। ए लिमिटेड ने खरीदा है बी लिमिटेड का। यह तय हुआ था कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के सामान्य औसत लाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर। ये 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, ये क्रय के आधार पर शब्द के साथ जो भी वर्ष लिखे हैं ये हमें गुणा करने के लिए लास्ट में लगेगा, किया जाएगा। बी के व्यापार का पिछले 3 वर्षों का लाभ निम्न प्रकार है, ये हमें दिया हुआ है। अब जब हम सामान्य औसत लाभ विधि करेंगे, सामान्य औसत लाभ विधि, तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है स्टूडेंट,
कुल लाभ निकालना। कुल लाभ के लिए हमें क्या करना है, जितने भी वर्षों का लाभ दिया है उसको लिखना है। तो ये हमने 80,000 रुपए लिखे, 1,00,000 रुपए लाभ दिया है और 90,000 रुपए लाभ दिया है। अब ये कंसेप्ट को हमें देखना है। 10,000 रुपए की असामान्य प्राप्ति, देखिए क्या है, इनकम है और असामान्य इनकम है, तो इसमें जो है असामान्य इनकम क्या हुई होगी, जुड़ी होगी। इनकम है तो ऐड हुई होगी, हमें जो है असामान्य स्थिति को अलग हटाना है। तो हम क्या करेंगे, असामान्य आय, इसको क्या करेंगे, हम अलग हटा देंगे 10,000। तो कितना आएगा यहाँ पे हमारा 90,000। फिर 2012 के लाभ में 20,000 रुपए की असामान्य हानि। असामान्य हानि है मतलब कि क्या हुआ होगा, ये घटी हुई होगी। ठीक है ना, चिट्ठे में क्या करते हैं हम, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद का लाभ लेते हैं। तो ये असामान्य हानि है मतलब ये जो 1,00,000 रुपए लाभ आया है इसमें से ये 20,000 रुपए घटे हुए होंगे। इसी रीजन से हम जो है 20,000 रुपए को ऐड कर देंगे। ठीक है ना, असामान्य हानि जो है हम उसको ऐड बैक कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 1,20,000। ये चीज समझ में आई। फिर है 90,000 रुपए का लाभ है, फर्म की संपत्ति पर 10,000 रुपए बीमा प्रीमियम। तो बीमा प्रीमियम जो है मंथली या ईयरली जाती है और ये सामान्य नेचर का एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना स्टूडेंट, यदि यहाँ पे लिखा रहता आग से हानि तो क्या होती है, असामान्य हानि होती। लेकिन यहाँ पे लिखा है बीमा प्रीमियम मतलब ये जनरल एक्सपेंसेस है, तो सामान्य एक्सपेंडिचर को हमें क्या करना है स्टूडेंट, घटाना है। ये ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें कि ये घटेगा या जोड़ेगा। 80,000 रुपए, ठीक है, और ये जो है हमने देखो जोड़ दिए, यहाँ पे आएगा 70,000 रुपए। ठीक है, अब ये समायोजित लाभ हो गया हमारा, समायोजित लाभ। क्लियर ये चीज, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, इसका हम टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2,70,000 रुपए। अब हम क्या निकालेंगे, औसत लाभ। तो औसत लाभ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, कुल लाभ बटे वर्षों की संख्या। तो 2,70,000 और यहाँ पे हमारे वर्ष कितने हैं, 3। तो ये कितना आया, 90,000 रुपए। और लास्ट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ख्याति। तो औसत लाभ गुणित क्रय वर्ष। देखो हमने क्रय वर्ष पहले ही टिक करके रखे थे, 2 दिए हुए हैं, तो हमारा पहला आंसर आ गया 1,80,000 रुपए। ये समायोजन वाली स्थिति में। अब ये क्लियर आपको, इसी में हम समझेंगे भारित। यदि आपको प्रश्न में यहीं पे लिखा है कि भार पहले वर्ष का 1, दूसरे वर्ष का 2, तीसरे वर्ष का 3 है, तो भारित औसत लाभ विधि से करिए। अब भारित औसत लाभ विधि से करिए तो क्वेश्चन ऐसा ही दिया रहेगा, अब आपको उसमें भार भी दिए रहेंगे, वेट दिया रहेगा। ठीक है, और कौन से ईयर का क्या लेना है वह भी दिया रहेगा। तो क्या चेंज होगा, हमने कंसेप्ट में देखा था जो है कि यहाँ पे जो है समायोजित लाभ तक की स्थिति आपकी यही रहेगी। यहाँ पे हमारा एक कॉलम क्या बनेगा, भार का। ठीक है, तो भार कितने दिए हमको, 1, 2, 3, और इसके बाद जो है कॉलम बनेगा भारित लाभ। और इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि मैं इस साइड लिख रही हूं। तो 70,000 गुणित 1, 70,000, 1,20,000 गुणित 2, 2,40,000, और 80,000 गुणित 3, तो ये 2,40,000। ये कौन सी मेथड देख रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना, सिस्टमेटिक वे में समझना। हम भारित औसत लाभ विधि कर रहे हैं, तो यहां तक का कंसेप्ट तो समझा चुकी हूं मैं। भारित यदि करना है तो हमें कुछ नहीं करना है, जो समायोजन के बाद लाभ आया है उसमें भार का गुणा करना है, वही मैंने किया। इसका मैं कुल लाभ निकाल लूंगी, तो ये हो जाएगा 5,50,000 रुपए। ठीक है ना, यहां भी कुल लाभ निकाला था, यहां भी हमने कुल लाभ। और फिर जो है हम यहाँ भी औसत लाभ निकालेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, औसत भारित लाभ। तो वो कितना आएगा, 5,50,000 रुपए
और इसको डिवाइड, ध्यान रखना यहाँ पे हम वर्षों की संख्या से करते हैं, यहाँ पे हम कुल भार से करेंगे। तो हमारा कुल भार कितना है 6, 3 2 5 और 1 6, इससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 91,666.666। ये हो गया। और लास्ट वाली स्टेप तो सेम होती है, ख्याति इज इक्वल टू 91,667, राउंड फिगर कर लेते हैं और क्रय वर्ष का गुणा करेंगे 2, तो ये हो जाएगा आपका 1,83,333। ये ख्याति आ जाएगी। तो ये है स्टूडेंट सामान्य लाभ विधि, जिसमें सामान्य कंडीशन में और वेट दिया है, भार दिया है, तो हम किस प्रकार से करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ विधि क्या होती है, और ये आईएमपी है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से। तो अधिलाभ विधि के अंतर्गत स्टेप की जाती है। पहला हमें लेना रहता है वास्तविक लाभ। वास्तविक लाभ, एक्चुअल प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया रहता है। ठीक है, कोई समायोजन दिया है तो हम उसको प्लस और माइनस करेंगे, जैसे कि हमने सामान्य औसत लाभ में समायोजित लाभ निकालते थे। तो वास्तविक लाभ आपको प्रश्न में दिया रहेगा, कोई यदि समायोजन दिया है तो समायोजन के हिसाब से हम उसे प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप होगी हमारी सामान्य लाभ की, नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप रहेगी सामान्य लाभ। सामान्य लाभ के लिए जो है हमें फॉर्मूला रहेगा शुद्ध विनियोजित पूंजी, शुद्ध विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य लाभ का प्रतिशत, सामान्य लाभ प्रतिशत बटे 100। ये रहेगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। तो शुद्ध विनियोजित पूंजी ये क्वेश्चन में दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। यदि दी है तो आपको सीधे सीधे सामान्य लाभ का प्रतिशत निकालना है, ये हमेशा दिया रहेगा। तो यदि आपको शुद्ध विनियोजित पूंजी प्रश्न में दी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें डायरेक्ट परसेंटेज निकालना रहेगा। लेकिन यदि शुद्ध विनियोजित पूंजी नहीं दी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट शुद्ध विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला होता है शुद्ध विनियोजित पूंजी बराबर होता है कुल संपत्तियां। अब कुल संपत्ति में सभी संपत्तियां आ जाएंगी, केवल अवास्तविक संपत्तियां उनको नहीं लेना है, मतलब भूमि, भवन, देनदार, स्टॉक और प्राप्य बिल, रोकड़, बैंक, ये सब आ जाएगा। लेकिन अवास्तविक संपत्तियां, फिक्टिशियस एसेट्स, प्रारंभिक व्यय, ऋण पत्रों का अभिलेखन पर ब्याज और पूंजी के निर्गमन पर ब्याज, इस तरीके की कोई संपत्ति है, व्यय नाम की कोई संपत्ति पक्ष में दी है, ऐसी संपत्तियों को छोड़कर बाकी सभी संपत्तियां हमें ले लेनी है। ठीक है, और नए मूल्य पर। नए मूल्य का अर्थ होता है यदि प्रश्न में हमें संपत्तियों के पुराने मूल्य दिए हैं और कुछ नहीं दिया है तो हम एज इट इज वो मूल्य ले लेंगे। लेकिन यदि किसी संपत्ति के नए मूल्य भी दिए हैं और पुराना मूल्य भी दिया है तो फिर हम नया मूल्य प्रेफर करेंगे और इसमें से माइनस कर लेंगे हम बाह्य दायित्व, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बाह्य दायित्व मतलब होता है कि जो संस्था के बाहर के व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जैसे लेनदार, देय बिल, ऋण, कर प्रावधान, ये सब क्या होते हैं, बाह्य दायित्व होते हैं। कौन से नहीं लेना है, वो होते हैं आपकी अंश पूंजी, सामान्य अंश पूंजी, सामान्य संचय, लाभानी खाता, प्रस्तावित लाभांश, ये जो है वो बाह्य दायित्व नहीं होते हैं। तो हमें इस प्रकार से कुल संपत्तियों में से बाह्य दायित्व घटा लेना है, तो वो हमारी आती है विनियोजित पूंजी। ठीक है, और औसत विनियोजित पूंजी के लिए जो है क्या घटाना है हमें, चालू वर्ष के लाभ का आधा, चालू वर्ष लाभ का आधा वो घटा देंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर। यदि हमें शुद्ध विनियोजित पूंजी नहीं दी है तो, यदि दी है
तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुटअप करेंगे। ये चीज क्लियर? नहीं दी है तो हमें इस तरीके से निकालनी रहेगी। फिर थर्ड स्टेप, इस तरीके से हमारा पहला आंसर आ गया, वास्तविक लाभ जो है हमारा पहला आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारा सामान्य लाभ आ जाएगा। तीसरी हमारी स्टेप होगी क्या? अधिलाभ। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं? तो वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, ऐसे निकालेंगे हम। मतलब इसमें से इसको घटा लेंगे और देन फिर हमारा आएगा ख्याति। तो ख्याति बराबर होता है अधिलाभ इंटू क्रय वर्ष। स्टेप्स हमें ध्यान रखनी है, बहुत इजी हो जाएगा। ख्याति बराबर क्या होता है? अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष। क्लियर ये चीज? ये है हमारी अधिलाभ विधि, आईएमपी मेथड है ये। अब इसके बेसिस पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं जो हमने लिखा है। एबीसी फर्म का भविष्य में अनुमानित औसत शुद्ध लाभ 36,000 रुपए प्रतिवर्ष है। ठीक है। फर्म के द्वारा व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी 2 लाख रुपए है। यह हमें औसत विनियोजित पूंजी दे दी है। ठीक है। इस प्रकार के व्यापार में यह आशा की जाती है कि विनियोजित पूंजी पर 10% लाभ होता है। यह सामान्य लाभ का प्रतिशत दिया हुआ है, हमेशा दिया रहेगा। साझेदारों का अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपए है। ये सामान्य व्यय हो गया। साझेदारों को अनुमानित पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिलाभ के 2 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर, ये हमें जो क्रय वर्ष चाहिए रहते हैं वो दिया है। ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। हम हमारी स्टेप्स ध्यान रखेंगे। पहली स्टेप होती है वास्तविक लाभ। तो वास्तविक लाभ हमें कितना दिया है? 36,000 रुपए, यह हमने लिख लिया। ठीक है। सेकेंड स्टेप हमको निकालनी रहती है सामान्य लाभ की। तो सामान्य लाभ हमें, देखिए विनियोजित पूंजी दे दिया है, उसका प्रतिशत दे दिया है। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। ठीक है, ये हमें दे दिया है। थर्ड में आपको जो है, अब यहां देखिए, ये साझेदारों का अनुमानित पारिश्रमिक 6,000 रुपए है। ये सामान्य खर्चा है। पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन आप हर साल देंगे। ठीक है। तो इसे वास्तविक लाभ में से सामान्य व्यय के नाम से जो है पारिश्रमिक को हम घटा देंगे, तो हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा? 30,000 रुपए। जितने भी समायोजन दिए रहेंगे वो आपको वास्तविक लाभ में समायोजित करने रहेंगे। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? हमारा अधिलाभ। अधिलाभ बराबर क्या होता है? इसमें से इसको घटा दे, है ना। तो 30,000 माइनस 20,000, तो हमारा अधिलाभ कितना आया? 10,000 रुपए। क्लियर। अब हम निकाल लेंगे ख्याति। तो ख्याति जो है हमारी हो जाएगी, अधिलाभ है 10,000 रुपए और क्रय वर्ष कितने? 2। तो 20,000 रुपए जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से एकदम सिंपल क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करके देखा है इस कंसेप्ट को समझने के लिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं जिसमें शुद्ध विनियोजित पूंजी हमें निकालनी हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अधिलाभ विधि में विनियोजित पूंजी कैसे निकालते हैं वो हम समझेंगे अब इस एग्जाम्पल के द्वारा। 31 मार्च 2014 को अशोक का आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार है। आपको पूंजी, सामान्य संचय, लेनदार और देय पत्र दिया है। स्थिर संपत्तियां, चालू संपत्तियां, विलंबित व्यय दिए हुए हैं आपको। पिछले 3 वर्षों का शुद्ध लाभ 19,500, 22,500 तथा 30,000 रुपए था। विनियोजित पूंजी पर 15% मानक प्रत्याय दर को ध्यान में रखते हुए ख्याति की गणना अधिलाभ के दुगने पर कीजिए। मतलब हमको अधिलाभ विधि लगानी है। तो सबसे पहले हमें स्टेप्स याद होनी चाहिए कि कौन सी स्टेप पहले आती है। तो अधिलाभ विधि के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका वास्तविक लाभ। अब वास्तविक लाभ जो है हम कौन सा लेंगे? तो ये 3 वर्षों का हमें शुद्ध लाभ दिया है स्टूडेंट्स, तो हम इसका एवरेज लेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 तो हम ले नहीं सकते। तो 19,500 प्लस 22,500 प्लस 30,000, इनका हम टोटल कर लेंगे। 20,
50, ये आ जाएगा 72,000 और डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 24,000। तो जब भी आपको सामान्य लाभ, वास्तविक लाभ जो है वह 1 दिया हो तो 1 ले लेंगे, लेकिन यदि आपको 1 से ज्यादा वर्ष का दिया है तो आप औसत लेंगे। ठीक है, एक चीज हमने ये ध्यान रखनी है। दूसरी स्टेप हमारी क्या है, सामान्य लाभ निकालने की। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, शुद्ध विनियोजित पूंजी इंटू नॉर्मल लाभ का प्रतिशत बटे 100। अब इसमें देखिए शुद्ध विनियोजित पूंजी हमें नहीं दी है, तो अब हम स्टूडेंट यहाँ पे शुद्ध विनियोजित पूंजी निकालेंगे। शुद्ध विनियोजित पूंजी, तो क्या बताया था मैंने, समस्त संपत्तियां केवल अवास्तविक संपत्तियों को छोड़कर। ठीक है, तो यहां देखिए संपत्ति पक्ष में आपको स्थिर संपत्तियां दे दिया है, तो ये ले लेंगे हम। ठीक है, 85,000 रुपए। चालू संपत्तियां दे दिया है तो वो हम ले लेंगे करंट एसेट्स, ये भी रियल एसेट्स होती है। और फिर दिया है हमें विलंबित व्यय, तो ये जो है अवास्तविक संपत्ति है, इसे आपको नहीं लेना है। तो एसेट साइड में 3 चीजें थी, 2 हमने ले ली, 1 नहीं लेना है। ठीक है, ये अवास्तविक है। और दायित्व पक्ष से आपको बाह्य दायित्व लेना है जो बाहर की संस्था को देने हैं, तो ये दोनों कभी भी नहीं आएंगे। पूंजी जो है अंशधारियों की होती है और सामान्य संचय भी जो है वह कंपनी के मालिक के मतलब अंशधारियों का होता है। तो बाह्य दायित्व में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेनदार और देय विपत्र। ठीक है, तो लेनदार है 40,000 रुपए के और ये है 5,000 रुपए, टोटल 45,000 रुपए हम बाह्य दायित्व के घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 90,000 रुपए हमारी क्या आ जाएगी, पूंजी। ये क्लियर आपका। अब बात आती है, हमने फॉर्मेट में पढ़ा कि चालू वर्ष के लाभ का आधा, तो जो है ये जो दर हमें दी है वो विनियोजित पूंजी पर दी है, तो विनियोजित पूंजी हमारी ये आ गई। ठीक है, और यदि ये दर औसत विनियोजित पूंजी पर लिखा होता कि औसत विनियोजित पूंजी पर 15% है, तो फिर हम इसमें आगे स्टेप करते, चालू वर्ष के लाभ का आधा घटाते। लेकिन हमें ये जो प्रतिशत दिया है वो विनियोजित पूंजी पर दिया है, तो हम क्या करेंगे, 90,000 का 15% जो है वह ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 13,500। यहां तक क्लियर। अब बहुत सिंपल है इसके बाद की स्टेप, क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप में अधिलाभ निकालना है। तो अधिलाभ में क्या करना है हमें, इसमें से इसको घटाना है। ठीक है ना, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ, तो 24,000 माइनस 13,500, तो ये घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 10,500। और लास्ट स्टेप में हमें ख्याति निकालनी है, तो ख्याति बराबर अधिलाभ और क्रय वर्ष। तो यहां लिखा था अधिलाभ का दुगना डबल, तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 21,000 रुपए। तो ये है स्टूडेंट्स ख्याति हमारी 21,000 रुपए फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं कि जब शुद्ध विनियोजित पूंजी हमें नहीं दी है और हमें इस तरीके से जानकारी दी है, तो हम कैसे जो है शुद्ध विनियोजित पूंजी पहले निकालेंगे। बाकी स्टेप हमने जो है वही 4 फॉलो की है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसके अंतर्गत 2 है हमारी, एक है औसत लाभों का पूंजीकरण और एक है अधिलाभ का पूंजीकरण मेथड। अधिलाभ का पूंजीकरण मेथड। ठीक है, वैसे नॉर्मली कुछ नहीं दिया है तो हम ये वाली मेथड यूज करेंगे, और यदि दिया है तो हम ये वाली मेथड यूज करेंगे। आंसर दोनों से सेम आते हैं, इसीलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो पहले हम ये मेथड समझ लें, क्योंकि अभी जस्ट हमने अधिलाभ विधि समझी है। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल है। पहली स्टेप हमारी अधिलाभ विधि में क्या होती है, वास्तविक लाभ वो निकालना है। ठीक है, दूसरी स्टेप होती है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ कैसे निकालना रहता है हमें, विनियोजित पूंजी वैसा ही निकालना है, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर और अपॉन 100।
थर्ड स्टेप में जो है हमें क्या निकालना है, अधिलाभ। अधिलाभ कैसे निकालते हैं, वही स्टेप है, वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। यहां तक के स्टेप सेम है, सिर्फ ख्याति का जो फॉर्मूला लगाते हैं पूंजीकरण विधि में वो क्या हो जाता है, ख्याति बराबर होता है अधिलाभ इंटू 100 अपॉन सामान्य लाभ की दर। ये जो है पूंजीकरण विधि में चेंज हो। अधिलाभ विधि से करेंगे तो ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष, और पूंजीकरण विधि में अधिलाभ का पूंजीकरण विधि करोगे तो ख्याति बराबर होता है अधिलाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर। अब औसत लाभ के आधार पर यदि आपको करना है तो क्या स्टेप रहेगी, पहली स्टेप हमारी रहेगी औसत लाभ, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम इसके कैपिटलाइजेशन कर लेंगे, तो औसत लाभ इंटू 100 अपॉन सामान्य लाभ की दर। और थर्ड स्टेप में ये जो हमारा पूंजीकरण आएगा औसत लाभ का, उसमें से हम विनियोजित पूंजी घटा लेंगे। पूंजीकृत राशि माइनस विनियोजित पूंजी, इसमें से इस राशि को घटा लेंगे तो हमारी ख्याति की राशि जो है वह आ जाएगी। क्या करना है, पहली स्टेप हमारी औसत लाभ की है, सेकेंड स्टेप में औसत लाभ गुणित 100 बटे सामान्य लाभ की दर, तो पूंजीकृत वैल्यू आ जाएगी हमारी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी पूंजीकृत मूल्य, ठीक है। फिर पूंजीकृत मूल्य में से हमें विनियोजित पूंजी की राशि घटा देनी है तो ख्याति आ जाएगी। आंसर दोनों से एक ही आता है और ये वाली ज्यादा चलती है, तो हम इस सवाल को दोनों मेथड से देख लेते हैं ताकि कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन पहले पढ़ लें। एक फर्म का लाभ 2010, 11, 12 और 13 में क्रमशः 16,000, 20,000, 24,000 और 32,000 रुपए था। ये हमें 4 वर्षों का लाभ दिया है। फर्म की विनियोजित पूंजी 1 लाख रुपए है। निवेश पर प्रत्याय की उचित दर 18% वार्षिक है। पूंजीकरण की औसत व अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति निकालिए। दोनों मेथड से करना है हमें, तो पहले जो है हम इस मेथड से करते हैं, ठीक है। औसत लाभ विधि, पूंजीकरण की औसत लाभ विधि, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अब हम पहले हमें क्या निकालना है, पहले स्टेप है औसत लाभ। तो हमें 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 1, 2, 3, 4, कितना दिया है 16,000, 20,000, 24,000 और 32,000। टोटल लगा लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2, 92,000 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारा 23,000 रुपए जो है हमारा क्या आ गया, औसत लाभ। पहली स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में हमें इसे कैपिटलाइज्ड करना है, तो पूंजीकृत राशि बराबर औसत लाभ, ठीक है, इंटू 100 अपॉन सामान्य लाभ की दर जो है हमारी 18% है। तो इसको जो है हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 1,27,777। ये हमारी पूंजीकृत वैल्यू आ गई। और थर्ड स्टेप में जो है हम ख्याति निकाल लेंगे, तो ख्याति का क्या फॉर्मूला है, पूंजीकृत राशि माइनस विनियोजित पूंजी, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटल एम्प्लॉयड, विनियोजित पूंजी जो कि हमको दी हुई है 1 लाख रुपए, तो ये आ गया 27,777 रुपए हमारा ख्याति का मूल्य। किस मेथड से, औसत लाभ विधि से। क्लियर अब आपको कैसे निकालना है ना। अब हम इस मेथड से कर लें कि इसमें कैसे करते हैं, तो इस मेथड के लिए जो है हम इसको मिटा लेते हैं। यहां पे हम मेथड को समझ लेते हैं।
तो अधिलाभ विधि के अंतर्गत हमें सबसे पहले औसत लाभ लेना है, वास्तविक लाभ पहली स्टेप। तो वास्तविक लाभ हमारा कितना आ चुका है, 23,000 रुपए। ठीक है, सेकेंड स्टेप सामान्य लाभ निकालना है। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला होता है विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य लाभ की दर बटे 100। ठीक है, तो हमारी विनियोजित पूंजी कितनी है, 1 लाख का 18%, तो ये आ जाएगा 18,000 रुपए। थर्ड स्टेप में जो है हम क्या करेंगे, अधिलाभ निकालेंगे। अधिलाभ बराबर 23,000 माइनस 18,000, तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपए। क्या आ जाएगा, ये सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ स्टेप में हम ख्याति बराबर निकालेंगे 5,000 गुणित 100 बटे 18। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यह आ जाएगा 27,777 रुपए। तो देखा आपने, पूंजीकरण विधि जो है औसत लाभ विधि से करें या अधिलाभ विधि के पूंजीकरण मेथड से करें, आंसर सेम आता है, तरीका अलग है। ठीक है, तो इसमें यदि आपको कुछ नहीं दिया है, केवल लिखा है पूंजीकरण विधि से निकालिए, तो आप इस मेथड को फॉलो करिए। और इसमें आपको इजी इसलिए पड़ेगा क्योंकि अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि में बस लास्ट की स्टेप में अंतर है। क्लियर ये चीज, ये है हमारी पूंजीकरण विधि। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। इसमें जो है ख्याति का मूल्यांकन आपको अधिलाभ विधि के अंतर्गत जो हम अधिलाभ निकालते हैं वहां तक की स्टेप सेम करनी है, और लास्ट में जब ख्याति की राशि निकालनी रहती है तब हमें जो है ये कंसेप्ट लगाना है। तो यदि वार्षिकी का मूल्य 1 रुपए से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित वार्षिकी मूल्य। ठीक है, और यदि वार्षिकी का मूल्य 1 से कम है, 1 से ज्यादा है मतलब आपको ऐसा दिया रहेगा 3.782, और 1 से कम मतलब 0.0 या 0.394 या 0.054, इस टाइप से कुछ दिया रहेगा। तो हमें फॉर्मूला लगाना है अधिलाभ बटे में, अपॉन में करना है वार्षिकी मूल्य। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वैसे ही रहेंगे। अधिलाभ की जो मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हम जो पैटर्न करते हैं वही हमें करना है स्टेप बाय स्टेप। क्या रहता है अधिलाभ विधि के अंतर्गत, सबसे पहले हमें देखना रहता है वास्तविक लाभ। ठीक है ना, स्टेप्स याद होनी चाहिए आपको। फिर सेकंड स्टेप हमारी क्या होती है, सामान्य लाभ की होती है ना। और थर्ड स्टेप हमारी क्या होती है, अधिलाभ की होती है। ठीक है ना। अब सबसे पहले वास्तविक लाभ, तो हम सवाल को पढ़ लें और एक एक चीजें देख लें। सुशील लिमिटेड में 6 लाख रुपए औसत नियोजित पूंजी है, ये हमको पूंजी दे दी है यहाँ पे। इसके प्रथम 4 वर्षों के क्रमशः लाभ है 65,000 रुपए, 70,000 रुपए, 75,000 रुपए, 80,000 रुपए। ये 4 वर्षों के लाभ दिए हुए हैं। तो हमारा वास्तविक लाभ जो है निकलेगा इस तरीके से, 65,000 रुपए, 70,000 रुपए और 75,000 रुपए और 80,000 रुपए। और पढ़ लें हम आगे। यह आशा की जाती है कि कंपनी अपने अधिलाभों को अगले 4 वर्षों तक बनाए रखेगी। ठीक है, 5% प्रति वर्ष से 4 वर्ष के लिए 1 रुपए की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य, ये जो हमें वार्षिकी मूल्य चाहिए रहता है ये हमें दिया हुआ है, और 1 से ज्यादा है, लिखा ना 2.82 मतलब 1 से ज्यादा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर ये चीज। उचित आय 11% प्रति वर्ष है, ये सामान्य लाभ की दर है वार्षिकी विधि से गणना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मेथड्स याद है, तो हम वास्तविक लाभ निकाल लेंगे। तो वास्तविक लाभ मतलब औसत लाभ, ये हो जाएगा 2,90,000, डिवाइड कर लेंगे हम 4 से क्योंकि हमने 4 सालों का लिया है, तो ये हो जाएगा 72,500 रुपए। ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट, वास्तविक लाभ। फिर हम निकालेंगे सेकेंड स्टेप में, क्या निकालते हैं, सामान्य लाभ। क्या स्टेप है सामान्य लाभ की,
विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ का प्रतिशत। तो विनियोजित पूंजी हमें कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपए, है ना, और सामान्य प्रतिशत जो है हमें दिया हुआ है 11%। तो ये कितना आ जाएगा, 66,000 रुपए। सिंपल। थर्ड स्टेप हमें निकालनी है क्या, अधिलाभ। तो अधिलाभ में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, सामान्य लाभ वास्तविक लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है ना, क्या करते हैं हम, अधिलाभ बराबर होता है, इसमें से इसको घटा देते हैं। तो इसको घटा लेंगे हम, 6,500, और फोर्थ जो है हम लगा देंगे हमारी ख्याति की जो फॉर्मूला है। चूंकि वार्षिकी का मूल्य हमें क्या दिया हुआ है, 1 से ज्यादा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ख्याति बराबर हो जाएगा अधिलाभ गुणित वार्षिकी मूल्य, जो कि दिया है 2.82012। तो हम इसको गुणा कर लेंगे, तो आप लोग गुणा कर लीजिए इसको। तो ये आ जाएगा 18,330 रुपए लगभग, ये हमारी ख्याति का मूल्य। तो क्या अर्थ हुआ इसका स्टूडेंट, अधिलाभ विधि से हम 3 मेथड कवर कर रहे हैं। अधिलाभ विधि में भी अधिलाभ निकालते हैं, पूंजीकरण विधि में भी हम अधिलाभ निकालते हैं, और वार्षिकी विधि में अधिलाभ निकालते हैं। तो आप औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि 2 को बहुत अच्छे से कर लीजिए, तो आपकी चारों मेथड जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट, इसमें जो है आपको किसी एक मेथड का क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर चारों मेथड के मिक्स क्वेश्चन भी जो है वो आ सकते हैं। तो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूर करिए।